ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर देश दीपक। नमस्कार। कोरोना के साथ धीरे धीरे ही सही हम सब जीना सीखने लगे हैं। हर सुबह बढ़े हुए आंकड़े देखकर मन में घबराहट होती है, डर लगता है, लेकिन इन सब के बीच एक उम्मीद भी है कि संकट का ये दौर बीत ही जाएगा। दुनिया भर के प्रयोगशालाओं से अच्छी खबर आने की उम्मीद है। जब तक कोई शुभ समाचार नहीं आ जाता है, तब तक सावधानी के सहारे ही हम सबको अपने लिए रास्ते निकालने होंगे। थोड़ा सा संघर्ष उज्जवल और स्वस्थ भविष्य की दिशा में अहम साबित हो सकता है। आप स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें, इसी कोशिश के तहत आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर देश दीपक। डॉक्टर दीपक, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तकनीकी कारणों से डॉक्टर दीपक हमारे साथ अभी नहीं जुड़ सके हैं। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में प्रयोग हो रहे हैं। कल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। इस समय दुनिया भर में जो एक ऐसा प्रश्न है कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, देखिए इसे समझने की जरूरत है और हम अपने कार्यक्रम में कई बार बहुत विस्तार से स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस बात को समझा चुके हैं कि वैक्सीन का आना एक लंबी प्रक्रिया है। इसके 3 चरण होते हैं। सबसे पहले ये छोटे छोटे जीव जैसे चूहे, बंदर पर इसका ट्रायल होता है। दूसरा चरण जो वैक्सीन का होता है, उसमें बहुत चयनित लोगों पर इसका ट्रायल किया जाता है और ये समझने की कोशिश की जाती है कि इससे शरीर के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है। जो वायरस है उससे ये वैक्सीन कितनी लड़ रही है और उसके साथ ही साथ शरीर के दूसरे अंग जो हैं या प्रक्रिया है उस पर कोई असर नकारात्मक तो नहीं पड़ रहा है। इसके बाद बारी आती है वैक्सीन के तीसरे चरण की और ये तीसरा चरण बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसमें लाखों की तादाद पर ट्रायल होते हैं, ह्यूमन ट्रायल होता है और इसके परिणाम ही ये तय करते हैं कि वैक्सीन कितनी सफल है, कितनी कारगर है और ये किस ढंग से वायरस का मुकाबला कर सकती है। तो इसके लिए दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि भारत में क्या स्थिति है। भारत में जैसा कि आप सब जानते हैं, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन आंकड़ों के पीछे की कहानी ये भी है कि हमारी आबादी जितनी है, हमारी जनसंख्या जितनी है, उस हिसाब से भारत की स्थिति दुनिया के बाकी देशों की तुलना में बहुत अच्छी है। और यहाँ के मृत्यु दर की बात करें, वो भी बाकी दुनिया के अलग अलग देशों की तुलना में बहुत ठीक है। लेकिन इससे हमें लापरवाह होने की जरूरत नहीं है। जब भी बाहर जाएं तो सरकारी दिशा निर्देशों का प्रयोग करें। देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है, जब भी मैं बाहर जाता हूं या आप भी अपने आस पड़ोस में जाते हैं तो इस बात को जरूर देखते होंगे कि लोग मास्क तो पहनते हैं, लेकिन मास्क पहनने का तरीका ठीक नहीं है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कई बार आप सबसे निवेदन करते हैं कि जो मास्क का सही तरीका स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, उसको कम से कम आप फॉलो करिए। इस बात को समझिए कि सरकार आपके साथ हमेशा हर जगह खड़ी नहीं हो सकती है। सरकार ने जो बताया है, जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, उसको फॉलो करना, अपने जीवन में पालन करना, वो आपके हाथ में है। मास्क बहुत सारे लोग पहनते हैं, कान में फंसाते हैं और उसे ऐसा लगता है कि वो मास्क उनके ठुड्डियों को प्रोटेक्ट कर रहा है, उनके चिन को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये समझने की जरूरत है कि जो मास्क है वो नाक और मुंह दोनों को ढका हो। कार्यक्रम में अब हमारे साथ डॉक्टर देश दीपक जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दीपक, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्कार, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आप हमें सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब? जी हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर दीपक, आपको आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी धन्यवाद। जब तक आपसे संपर्क नहीं हो पाया था, तब तक हम अपने श्रोताओं से यही साझा कर रहे थे कि उन्हें समझना होगा कि मास्क सही ढंग से पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें
और हाथ को बार बार धोएं जब तक कि दुनिया भर के प्रयोगशालाओं से वैक्सीन को लेकर कोई शुभ समाचार नहीं आ जाता, तब तक सावधानी ही बचाव है। डॉक्टर दीपक, इससे पहले कि आपसे परिचर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को भी बताना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो वो हमें फोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1800-11-5767। डॉक्टर दीपक, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि जो शुभ समाचार की बात है, अच्छी खबर की बात है, कोरोना वैक्सीन की बात हो या फिर इसके इलाज में जो दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है उसकी बात हो, तो एक उम्मीद बंधती दिख रही है। आज ऐसी एक खबर आई कि 2 दवाइयों को भारत में अनुमति मिलने जा रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये एक बहुत पॉजिटिव खबर हो सकती है कि 2 दवाइयां जो हमारे DCGI है उनकी तरफ से हमें अप्रूवल मिल रहा है और इनमें से एक दवाई है जो कि माइल्ड से मॉडरेट केसेस में जो कि टैबलेट्स के फॉर्म में ली जा सकती है जी, और दूसरी दवाई है जो कि सीवियर फॉर्म के लिए है, जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म्स में होगी, जो कि इंजेक्शन के तौर पे दी जाएगी जी। तो क्योंकि अभी तक जैसा हम जानते हैं कि हमारे पास कोई भी डेफिनेटिव इलाज नहीं है, क्योंकि ये बीमारी एक रिलेटिवली नई बीमारी है। पूरा विश्व जो है इससे पिछले करीबन 6-7 महीने से ही जूझ रहा है जी। और हालांकि पूरे विश्व भर में इस मामले में रिसर्च बहुत जोरों से चल रही है, लेकिन अभी तक कोई बहुत ठोस दवाई इस चीज के लिए नहीं आई है। तो अब जो अभी तक बाकी देशों में जो शोध हुए हैं और हमारे देश में भी जो प्रारंभिक शोध हुए जी, उनके बेसिस पे 2 दवाइयों को अप्रूवल मिल रहा है और बहुत ही जल्दी ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम वैक्सीन की बात करें, भारत में भी बहुत सारे जगहों पर प्रयास किए जा रहे हैं, दुनिया भर में भी कोशिशें हो रही हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कल कहा कि इस वर्ष के अंत तक वैक्सीन आने की उम्मीद है। कैसे देखते हैं इस बयान को विश्व स्वास्थ्य संगठन के? जी, देखिए, जो वैक्सीन को मार्केट में लाने का जी, डॉक्टर दीपक, उनको फास्ट ट्रैक किया जा रहा है जी। आशा करता हूँ आप मेरे को सुन पा रहे हैं। जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जी, तो उनको फास्ट ट्रैक किया जा रहा है और जो प्रोसेस एक आमतौर पे 2 साल ले लेता है उसको फास्ट ट्रैक करके इस साल के एंड तक ये उम्मीद है कि कोई वैक्सीन आ जाएगी जी। वैक्सीन जो है वो बहुत सारे तरीकों से बनाई जा सकती है और अगर हम बात करें तो अगर 8 तरह के डिफरेंट प्रिंसिपल्स पे वैक्सीन बनाई जा सकती है तो 8वां पे काम चल रहा है। तो जिसपे जैसे भी होगा, इनफैक्ट जो कुछ ऐसी वैक्सीन हैं जो पहले से एग्जिस्टिंग हैं, उनको किस तरह से इसके लिए मॉडिफाई किया जा सकता है उस पे भी रिसर्च चल रही है। और भी मतलब आप ये समझ लीजिए कि जितने भी तरीके हो सकते हैं वैक्सीन बनाने के, सभी पर पूरी तरह से रिसर्च चल रही है और हम आशा करते हैं कि इस साल के अंत तक हमारे पास कोई ना कोई ठोस वैक्सीन आ जाए। जी, डॉक्टर दीपक, एक तरफ जहां देश में कोरोना संक्रमित लोगों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वहीं स्वस्थ होने की दर भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। ऐसे में जो मरीज अब आ रहे हैं अस्पतालों में और जिनको आप भी देख रहे होंगे और भारत के अलग अलग हिस्सों के स्वास्थ्यकर्मी देख रहे हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ जांच कर रहे हैं, पहले के मुकाबले जो शुरुआती कोरोना संक्रमण जब भारत में शुरू हुआ था फरवरी या मार्च के महीने में, उसमें और अब आपको ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस का जो खतरा है, जो उसकी शक्ति है वायरस की, उसमें कोई परिवर्तन हुआ है? जी नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह पाएंगे कि कोरोना की संक्रमण शक्ति में या उसकी विरुलेंस में कोई चेंज है। ऐसा तो कोई ठोस हमारे पास अभी सबूत नहीं है जी। और शुरू में भी जो केसेस आ रहे थे वो माइल्ड की वही परसेंटेज थी। जैसा हम बार बार कहते हैं कि नियरली 80% लोग ऐसे होते हैं जिनको की बहुत ही माइल्ड बीमारी होती है और जिनको किसी विशेष उपचार की जरूरत नहीं होती और बाकी बचे हुए जो लोग हैं उनको भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है और नियरली 5% लोगों को आईसीयू केयर की जरूरत पड़ सकती है जी। तो ये जो दरें हैं ये नियरली शुरू से ही हम यही देख रहे हैं और अभी भी यही है, तो इसमें तो कोई बहुत चेंज हमें नहीं देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल।
सोशल डिस्टेंसिंग की जब भी बात आती है डॉक्टर दीपक, अब जब भारत पूरी तरह खुल गया है, बहुत सारी चीजें खुल गई हैं, ऐसे में लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाजार की बात करें या फिर दफ्तर की बात करें या फिर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की बात करें, अपने आप को कैसे बचाएं लोग? जी, ये बहुत ही अहम सवाल है और WHO ने भी कहा है कि जैसे कि एक लॉकडाउन शुरू में था और लोग उसका बहुत अनुशासन से पालन करने की कोशिश कर रहे थे, पर अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है तो उसका पालन करना मुश्किल हो जाता है, जो कि बड़ी एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग फ्रीडम चाहते हैं जी। तो और सब लोगों के फॉर इकोनॉमिक रीजंस भी ये बहुत जरूरी है कि कामकाज दोबारा से शुरू हो। तो ऐसे में अगर हम एक चीज माने जिसको हम पर्सनल लॉकडाउन कह सकते हैं जी। कि आप काम करिए, लेकिन अगर आप अपने 6 फीट के दायरे में अपने आप को रखते हैं और किसी और के 6 फीट के दायरे में नहीं जाते, इसको अगर हम थोड़ा सा लाइटर वेन में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक अपने 6 फीट का एक डायमीटर में आप हैं और अब ताले के रूप में आपने मास्क पहना हुआ है। तो अगर आपने इस तरह का एक लॉकडाउन अपने लिए किया है और सब लोग ये करें तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक इससे बचा जा सकता है। वही बातें जो हम कहते हैं वही इंपॉर्टेंट है कि हैंड हाइजीन करना, हाथों को धोना, मास्क पहनना और डिस्टेंसिंग करना। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश के रीवा से रामजी गर्ग जी हैं। राम जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्ते सर जी, मैं खैर ग्राम पोस्ट जिला रीवा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी नमस्ते, बताएं। रामजी गर्ग। सर, हमारा प्रश्न ये है कि कान के माध्यम से भी क्या कोरोना का वायरस फैलता है? और एक चीज और है सर जी कि हम देखते हैं कि गाड़ी वाहन में लोग बाग मास्क नहीं लगाते हैं, कहने के बावजूद भी वो मास्क नहीं लगाते हैं। ये बहुत प्रॉब्लम है। जी डॉक्टर दीपक जी, देखिए ये सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि क्या कान के माध्यम से भी ये वायरस हमारे अंदर प्रवेश कर सकता है। तो इस तरह का कोई खतरा नहीं है। हम वायरस जो है ये मुंह, नाक या कुछ हद तक आंख के थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश पा सकता है और जाके हमें संक्रमित कर सकता है। कान के थ्रू इसके घुसने का कोई खतरा नहीं है जब तक कि आपके कान में ऑलरेडी कोई बीमारी पहले से नहीं है या उसमें कोई ब्रीच नहीं है जी। तो उस तरह का कोई ऐसी संभावना नहीं है। जहां इन्होंने दूसरी बात की कि लोग मास्क नहीं पहनते हैं, मुझे लगता है कि यही एक परस्पर कोशिश है जो सब लोग कर रहे हैं, जो आप लोग मीडिया के माध्यम से भी कर रहे हैं, और जो कि मास्क को किस तरह प्रॉपर पहना जाए। जब मास्क पहना जाए तो मुंह और नाक दोनों को ढका जाए। आमतौर पे एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि लोग बात करते वक्त मास्क को हटा लेते हैं जी। तो ये ऐसा है कि क्योंकि अभी तक हमें मास्क पहनने की आदत नहीं थी जी, तो जैसे जैसे आदत पड़ती जा रही है उसमें सुधार हो रहा है। पर क्योंकि इस तरह की ये आदत वाली बात है तो इसलिए इसमें वक्त लगता है उसको हैबिट में या रिफ्लेक्स में लाने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग इसके यूज टू हो जाएंगे। जी बिल्कुल। कोरोना संकट के बीच जो मास्क कल्चर एक नया डेवलप हो रहा है उसको हमें फॉलो करने की बहुत जरूरत है। जौनपुर से राजधर मिश्र जी जुड़ चुके हैं। राजधर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। सर, मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल है कि हमारे स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी सर वो संक्रमित हो रहे हैं सर, आशा क्यों सर, मतलब कि क्या कारण से वो संक्रमित हो रहे हैं जी। और सर मेरा दूसरा सवाल है कि अगर आदमी को थोड़ा सा भी सिम्टम हो जाता है, जैसे कोई बुखार हो गया, 2 दिन ठीक नहीं हुआ, अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कोई कोरोना टेस्ट करो, उसके बाद मैं आपको दवा करूंगा। और सर हमारे मतलब अभी इंडिया सर इतना तेजी से बढ़ क्यों रहा है सर संक्रमित? जी थैंक यू सर। जी, बहुत बहुत अच्छा इनका सवाल है कि जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं या जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो क्यों संक्रमित हो रहे हैं। ये मुझे लगता है बहुत ही अहम सवाल है और इसको हमें समझना चाहिए जी। पहली बात, ज्यादातर स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर जो हैं उनका जो इन्फेक्शन है और जो संक्रमण हो रहा है वो उसी प्रकार से हो रहा है जिस तरह बाकी लोगों को सोसाइटी में हो रहा है, क्योंकि वो भी सोसाइटी के पार्ट हैं। तो जिस तरह कहने का तात्पर्य है कि उनको अपनी वर्क प्लेस से नहीं हो रहा, उनके अपने सोशल
जो दूसरी सोशलाइजिंग है, जो जहाँ पे वो दूसरे लोगों से संपर्क में आ रहे हैं, वहाँ पे ज्यादा हो रहा है, ऐसा देखा गया है। क्योंकि आमतौर पे जब कोई स्वास्थ्य कर्मी या जो फ्रंटलाइन वर्कर्स दूसरे हैं, जब वो अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो वो प्रॉपर जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसको पहनते हैं या मास्क पहनते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है कि उसको कैसे पहनना है, क्या करना है जी। तो वहां पे तो प्रोटेक्शन हो जाता है। पर जब उस एरिया के बाहर होते हैं वो, जहाँ पे कि देखिए, जहाँ हमें मालूम नहीं कि खतरा किधर से है, हाँ। शत्रु किधर से आने वाला है, वहां पे आपको संक्रमित होने की संभावना ज्यादा होती है। नंबर 1, अगर हम आगे चलें कि जहाँ पे लोग हैं, क्या वहां से संक्रमण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो इसके हर व्यक्ति को जो कि कोविड संक्रमित एरिया में काम करेगा, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो वहां पे जाने से पहले, और उस ट्रेनिंग के बाद उसको वो अप्लाई करे। और कई बार हम इसमें एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं कि एक दूसरा व्यक्ति आपको शुरू में देखे कि आपने अपना इक्विपमेंट कैसे पहना है, क्या आप उसको ठीक से उतार रहे हैं। एक बात मैं यहाँ पे सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा जी, कि जब पीपीई या जो अपना हमारा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, उसको उतारते वक्त संक्रमित होने की संभावना काफी अधिक रहती है जी। तो उस टाइम बिल्कुल भी कोताही ना बरती जाए, कोई भी लापरवाही ना बरती जाए, और उसको उतारते वक्त पूरा ध्यान रखा जाए। और अगर कोई और दूसरा व्यक्ति है जो आपको ऑब्जर्व कर सकता है, जिसको हम बडी सिस्टम कहते हैं जी, तो वो बहुत कामयाब होता है। तो ये इसके लिए है कि भाई आप जो फ्रंटलाइन वर्कर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो संक्रमित ना हो जी। फिर इन्होंने पूछा कि इतने केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। तो देखिए, जहाँ पे भी जो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है जी, जहाँ पे कि शहरीकरण ज्यादा है, जहाँ पे कि लोग कम स्पेस में आसपास में रहते हैं, हाँ, वहां पे डेफिनेटली ये वायरस का संक्रमण बढ़ेगा। और ऐसा पूरे विश्व में देखा गया है जी, कि जो बड़े शहर हैं उनमें ये तेजी से फैलता है, और उसके कारण यही है कि लोग एक दूसरे के नजदीक रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को ऑब्जर्व करने में डिफिकल्टी होती है। डॉक्टर, इनका एक और सवाल था, ये पूछ रहे हैं कि जैसे किसी को बुखार हो रहा है और वो 2 दिन में ठीक नहीं हो रहा है और वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि पहले आप कोरोना की जांच करवा कर आइए, फिर आपका इलाज होगा। जी, देखिए, ऐसा है कि आईसीएमआर की तरफ से और अथॉरिटीज की तरफ से बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कि कोरोना होने की संभावना है जी, और अगर आप उस किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो ही आपकी टेस्टिंग होगी या होनी चाहिए जी। और आमतौर पे अगर आपको सिर्फ 1 दिन का बुखार है, 2 दिन का बुखार है, तो ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं पहले टेस्टिंग करा के आइए। अब इंडिविजुअल के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, पर संस्थाओं के बारे में मैं जरूर कह सकता हूँ कि वहाँ पे आपको जो उपचार मिलना चाहिए जो बुखार के लिए, खांसी के लिए, वो आपको दे दिया जाता है। और फिर उसके बाद आपको ऑब्जर्व किया जाता है, और फिर अगर आप हाई रिस्क में आते हैं या आप सस्पेक्टेड कैटेगरी में आते हैं तो डेफिनेटली आपका टेस्ट किया जाता है और आपके रिजल्ट के मुताबिक आपका आगे इलाज किया जाता है। जी बिल्कुल। भारत में सबसे संक्रमित राज्य महाराष्ट्र से आरिफ जी इंतजार कर रहे हैं फोन लाइन पर। आरिफ जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आरिफ जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए सर, नमस्कार। जी नमस्ते, आप अपना सवाल पूछिए। सर मेरा ये सवाल है सर जी कि आपने जैसा बताया था कि हमने बहुत जगह सुना है, बात में, हमें समाचार में, इसमें उसमें सुन रहे हैं हम हाँ, कि तंबाकू खाना नहीं, तंबाकू खा के कई जगह थूकना नहीं, अगर तंबाकू खा के अगर थूके तो उस पर दंड रखा जाएगा जी। फिर अगर ये तंबाकू से अगर ऐसा हो रहा तो शराब तो पेट में जा रही है सर जी, तो शराब पे भी थोड़ी बहुत बंदी आना चाहिए सर जी। और दूसरी बात मेरा ये है कि सर इसका इलाज, मतलब इसकी लस कब निकलेगी, अभी इसका इलाज अभी कितना समय लगेगा इसको? जी जी आरिफ जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। कोई भी आदत जो बुरी मानी जाती है उसके पीछे ठोस कारण होते हैं, और तंबाकू का सेवन और शराब का सेवन दोनों ही प्रमाणित ऐसी आदतें हैं
जिनसे कि हमारे शरीर को निस्संदेह नुकसान होता है। और चाहे वो तंबाकू हो, चाहे शराब का सेवन हो, दोनों नुकसान करते हैं और उनसे हमें बचना चाहिए। ये बात सभी मेडिकल प्रोफेशनल्स इस बात को बार बार कहते हैं। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि सिर्फ तंबाकू की बात क्यों हो रही है, क्योंकि अभी कंटेक्स्ट है वो कोविड-19 का कंटेक्स्ट है जी। और कोविड-19 जो है ये एक सांस से फैलने वाली बीमारी है, जो कि थूकने से फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो जब आप तंबाकू खा के अगर थूकेंगे इधर उधर, तो उससे वायरस जो है वो फैलेगा, दूसरे लोगों में पहुंचेगा। इसलिए बात तंबाकू की हो रही है जी। अदरवाइज आपका कहना बिल्कुल सही है कि तंबाकू और शराब दोनों ही हानिकारक हैं, तो दोनों को के लिए हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए, दोनों को ही। और जो इन्होंने दूसरा सवाल पूछा इलाज के बारे में, वो हम कार्यक्रम में चर्चा कर चुके हैं कि वैक्सीन के इस वर्ष के अंत तक आने की संभावना है। जी, बालाघाट से के अंत तक आ जाएगी। और दवाई का, जैसे हमने शुरू में बात की कि दवाइयां अप्रूव हुई हैं, अब दवाइयां धीरे धीरे इस महीने के अंत तक अवेलेबल हो जाएंगी सभी जगह। और उन दवाइयों को देके एक बहुत बड़ी आशा की किरण है कि इन दवाइयों से हमारे लोग जो हैं, जो अगर पहले 11 दिन में ठीक होते थे, तो हो सकता है वो 5 दिन में ठीक हो जाएं। और बाकी समय के साथ जैसे हम इनका प्रयोग करेंगे, हमारा अनुभव बढ़ेगा और हमें पता लगेगा। जी बिल्कुल। बालाघाट से आर.के. वासल जी हैं। आर.के. जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ, आपको डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, मैं एक जानकारी चाहता हूँ कि मानदंड इसके मास्क की बहुत चर्चा कर रहे हैं हम, पर मास्क बनाने के स्पेसिफिकेशन क्या है कि समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएं, जिसके अनुसार ही मास्क जो है बाजार में उपलब्ध रहे। मास्क जो है मानदंडों के अनुरूप नहीं बन रहे हैं और जो है उसका प्रयोग भी लोग ठीक से नहीं कर पा रहे। जी डॉक्टर दीपक, ये बहुत ही अहम सवाल इन्होंने पूछा है। एक तो जो बाजार में मास्क उपलब्ध हैं उसके बारे में भी बताएं, और जो घर में मास्क लोग बना रहे हैं कपड़ों से, उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी, बहुत बढ़िया सवाल है। और इसमें देखिए, बात समझने की ये है कि जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ और जब भारत में आया, उस टाइम मास्क की एक भारी कमी थी जी। और ऐसा लग रहा था कि शायद 1 महीने बाद मास्क अवेलेबल ना हो जी। लेकिन कंट्री ने इसको रिस्पॉन्ड किया बहुत अच्छे से और लोगों ने जो कि समझने लगे धीरे धीरे। और जैसे कि प्रधानमंत्री भी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने मास्क बनाना शुरू किया। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं और स्पेशली जो हम इमरजेंसी में शुरू करते हैं, तो अक्सर वो परफेक्ट नहीं होता जी। तो इसलिए जो ये बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि बहुत सारे मास्क ऐसे आ रहे हैं और आए जो कि मानदंडों के हिसाब से नहीं थे या उन पे खरा नहीं उतर रहे थे जी। तो अब धीरे धीरे उनमें हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं और इन्होंने कहा कि वो न्यूज़पेपर में आना चाहिए। देखिए, जो भी मैन्युफैक्चरर है जी, जो भी बना रहा है, उसको डेफिनेटली उसको देखना चाहिए। इसमें क्या होता है, मैं यहाँ पे बता दूं कि विभिन्न तरह के मास्क होते हैं। तो एक जो कुछ मास्क है जिनके लिए हमें मेल्ट ब्लोन क्लॉथ चाहिए होता है, जो कि एक तरह से आप समझिए कि जो प्लास्टिक का पॉलीप्रोपाइलीन है, उसका जिस तरह से जो प्लास्टिक की चीजें बनती हैं, जो लोग उनको बनाते हैं वो उसको बना सकते हैं जी। और उसमें जैसे हम सर्जिकल मास्क की बात करते हैं या हम ट्रिपल लेयर मास्क बोलते हैं, तो एक वो होता है, या हम N95 मास्क बोलते हैं, वो होता है। और जैसा कि हम जानते हैं, बार बार कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार का मास्क, चाहे वो कपड़े का मास्क जैसा आपने कहा घर पे हो, अगर हम अपने नाक और मुंह को अच्छे से ढक लेते हैं तो वो काफी हद तक दूसरे व्यक्ति को संक्रमण बचाने में कारगर है। यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति पहले से संक्रमित है जी, जो कि रोगी है, अगर वो मास्क लगाता है तो उसके मास्क लगाने से इस इन्फेक्शन के फैलने की जो प्रोटेक्शन है वो बहुत अच्छे से होती है जी। तो वो किसी भी प्रकार का मास्क लगा सकते हैं, साधारण कपड़े का मास्क लगा सकते हैं। उसका फायदा ये है कि उसको आप रोजाना धो के और दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं जी। बिल्कुल। तबकि जो दूसरे मास्क हैं, जो कि डिस्पोजेबल मास्क हैं, उनकी एक साइकिल होती है या उनका एक टाइम पीरियड होता है जिस टाइम आप उसको यूज कर सकते हैं जी।
एंड उसके ऊपर जैसा हम जानते हैं कि जो हमारा ग्रीन ट्राइब्यूनल है उसने भी नोट किया है कि प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ने से उसकी अपनी एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। तो हमको कहीं पे एक बैलेंस आउट करना है कि जहाँ पे जरूरत नहीं है या जहाँ पे कपड़े के मास्क या साधारण मास्कों से काम चल सकता है हम वो इस्तेमाल करें, और जहाँ पे जरूरत है जो प्रोफेशनल एरियाज हैं, जो कोर एरियाज हैं, वहाँ पे हम जो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स या जो जैसा इन्होंने कहा मानदंडों के हिसाब से बने हुए मास्क का ही प्रयोग। जी बिल्कुल। कोलकाता से अजय जी हैं फोन लाइन पर। अजय जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ, हेलो जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी सर, नमस्ते और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और आकाशवाणी का स्पेशली। मेरा सवाल ये है कि अभी काफी लोग मुझे मिल रहे हैं और वो थोड़े पेसिमिस्टिक होते जा रहे हैं। उनका सवाल ये है कि यार अभी तो इसका वैक्सीन का क्या इसके सिग्नल आ रहे हैं कुछ पता नहीं, बिकॉज HIV का तो अभी भी कोई वैक्सीन नहीं निकला है। तो कोविड का HIV से क्या कंपैरिजन हो सकता है, या इसके वैक्सीन की जो न्यूज आ रही है वो क्या पॉजिटिव है? जी, जैसा हमने पहले भी चर्चा की है इस बारे में, और देखिए कोविड और HIV दोनों ही वायरल बीमारियां हैं जी, और दोनों को डेफिनेटली कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि जब HIV आई तो वो भी एक नई समस्या थी जिससे संसार को जूझना पड़ा और जिसके लिए कोई इलाज नहीं था, और उसकी जो सिविरिटी थी वो बहुत ज्यादा थी और वो पूरे शरीर को, इम्यून सिस्टम को निरस्त कर देता था जी। तो अब लेकिन समय के साथ जैसे जैसे प्रयोग होते गए और दवाइयां आती गई, अभी जो HIV ग्रस्त रोगी हैं वो काफी उनका अच्छा इलाज होता है और अब उतनी पेसिमिस्टिक बात नहीं है। और यही जैसे इन्होंने कहा कि कोविड जो आया है क्योंकि ये नई बीमारी आई है, लेकिन इसमें पॉजिटिव ये है कि एक तो ज्यादातर लोग, जैसा हमने पहले कहा, 80% लोगों को ये खाली माइल्ड होती है और वो ठीक हो जाते हैं। ये एक शॉर्ट लास्टिंग बीमारी है कंपेयर टू HIV। ये क्रॉनिक बीमारी नहीं है। क्या ऐसा नहीं है कि एक बार आप संक्रमित हो गए तो आप ठीक नहीं होंगे। शरीर अपने आप कुछ दिन में अपनी एंटीबॉडीज बना लेता है और अपनी प्रतिरोधक क्षमता से आप ठीक हो जाते हैं ज्यादातर लोग जी। तो उस तरह से इसका ये डिफरेंट है। और जहां तक बात है, देखिए डेफिनेटली कोविड-19 के पैंडेमिक ने पूरे विश्व को असर किया है, पूरा विश्व एक स्ट्रेस में है, लेकिन मुझे लगता है कि यही है जिससे हमें जूझना है, जिसको हमें झेलना है और जिसको हमें ओवरकम करना है जी। अगर हमें डटे रहना है और अगर हम अपनी पेसिमिस्टिक थॉट को नहीं आने दें और हम ऑप्टिमिस्टिक हों, डेफिनेटली ये एक शॉर्ट टर्म चीज है, कुछ समय बाद इसमें जाना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है जी। लेकिन जाने से पहले क्या ये हमारा कितना नुकसान करके जाएगा, हमें उससे बचना है जी। और उसको बचने के लिए जिन उपायों की हम बात करते हैं और उनको करना है, प्लस जैसा हो रहा है कि रिसर्च, दिन रात की रिसर्च चल रही है और कुछ चीजें आ रही हैं, हर रोज हमें कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव न्यूज पता लगती है। जैसे वैक्सीन का हम कह रहे हैं कि शायद आएगी, कुछ 2 दवाइयां नहीं आई हैं, और भी हमें कुछ ऐसी चीजें पता लगी हैं जिनको कि जो सीवियर मरीजों में हम यूज की जा सकती है टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। तो बहुत सारी चीजें आज की डेट में अगर हम बात करें तो कोविड-19 के इलाज के लिए हमारे पास 13-14 तरीके की पद्धतियां हैं जिनसे हम इसका इलाज करने की कोशिश कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर दीपक, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए और श्रोताओं के प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर दीपक बता रहे हैं कि जो भी दिशा निर्देश हैं उसका पालन करना बहुत जरूरी है। मास्क हमेशा पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और हैंड हाइजीन को अपनी जीवन का हिस्सा बना लें। आप स्वस्थ रहें, जागरूक रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर देश दीपक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।